गुड इवनिंग फ्रेंड, केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र कुमार। देखो, हम आज चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुरू करने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसका अंक भार देख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट में प्रत्येक चैप्टर के लिए अंक भार ज़रूरी है। बिना अंक भार के हम अच्छे से नहीं कंफर्म कर पाते क्वेश्चन कितने आते हैं। इसका अंक भार 3 है। अंक भार किस किस प्रकार से है? 1+1+1। 3 क्वेश्चन पुटअप होंगे और 3 क्वेश्चन होंगे वो छोटे छोटे क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रख लेना। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं उपसह संयोजक किसे कहते हैं। कैसे कहते हैं उपसह संयोजक? उपसह संयोजक क्या होता है भाई? तो अपन बात कर लेते हैं बॉन्ड की। बॉन्ड माने तो आबंध। बॉन्ड माने तो आबंध। जो आबंध होते हैं वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं? आबंध हमारे मुख्यतः अपन 2 प्रकार के लेते हैं। एक तो सहसंयोजक आबंध, दूसरा आयनिक आबंध। ठीक है, एक सहसंयोजक आबंध, एक आयनिक आबंध। सहसंयोजक आबंध है, उसके अंदर अपन बात कर लेते हैं एच बॉन्डिंग की, वो भी इसमें ही आता है। ठीक है, सहसंयोजक आबंध है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का साझा होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। और आयनिक बॉन्ड में अट्रैक्शन होता है, आकर्षण फोर्स होता है। क्या होता है? आकर्षण बल। तो उपसहसंयोजक आबंध है वो एक प्रकार का सहसंयोजक आबंध है। उपसहसंयोजक कौन सा आबंध है? एक प्रकार का सहसंयोजक आबंध है। हमने देखा लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में एक बॉन्ड बनता है। वो कौन सा बॉन्ड होता है? वो बॉन्ड इस टाइप का तीर वाला बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? एक तीर वाला बॉन्ड होता है। लुईस एसिड और लुईस बेस क्या है? सबसे पहले हमें थोड़ा सा समझ लेते हैं। लुईस एसिड जिनमें क्या होगा? अष्टक पूरा करने के लिए, क्या करने के लिए? अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और लुईस बेस इनमें क्या पाया जाता है? मेनली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। एक वेल नोन एग्जांपल पढ़ लेते हैं। वेल नोन एग्जांपल कौन सा है? देखो, BF3। BF3 बोरॉन कितने नंबर पे आता है? देखो, वो भी कंफर्म है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। बोरॉन कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे। कितने नंबर पे आ रहा है? 5 नंबर पे बोरॉन आ रहा है। तो 5, तो इसके अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें बी का, तो 1s2 2s 1s2 2s2 2p1, यही होगा। तो देखो 1s आंतरिक कोष का हो गया और ये क्या होंगे? बाह्य। तो बी के अंतिम कितने हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन। एफ कितने नंबर पे आता है? एफ आता है 9 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p5। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 3 और यहाँ 7। ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकता है? एक इलेक्ट्रॉन से साझा करें। तो आपने पढ़ा यानी ये एक्सेप्टर है, ये डोनेटर। तो ये साझा करेगा तो क्या बनाएगा? BF3 मॉडल बना लेगा। BF3 में बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें। क्या करें? BF3 में बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो बी के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? देखो, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका अष्टक क्या है? अपूर्ण अष्टक है। क्या है? अष्टक अपूर्ण। तो ये अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए
लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा? लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। और लुईस बेस के रूप में हम लेते हैं NH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन संयोग करके अमोनिया बनाते हैं। नाइट्रोजन के पास में क्या है? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है? अपन नाइट्रोजन की बात करें तो कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे। तो देखो 1s2, 2s2, 2p कितना हो जाएगा? 4 और 3 7, 2p3। तो यहाँ कितने हो गए अंत में? 5। कितने हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में अंत में कितना होता है? 1। तो हाइड्रोजन साझा करेगा। हाइड्रोजन क्या करेगा? साझा करेगा। तो 3 के साथ साझा तो कर लिया हाइड्रोजन ने, क्योंकि अष्टक इसका पूर्ण हो चुका। और 2 इसमें क्या रह गए? लोन पेयर। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 होने पर इसके अष्टक तो कंप्लीट है। क्या है इसका अष्टक? कंप्लीट है। परंतु ये क्या बच जाता है? जो किसी भी संजय भाग नहीं लेता, ये वाला क्या होता है? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर BF3 को डोनेट करता है। किसको डोनेट करता है? BF3 को डोनेट करता है। तो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ NH3 बना चुका है, BF3 के साथ डोनेट करता है। तो यहाँ डोनेटर कौन है? ये कौन सा है? दाता। ये कौन सा है? ग्राही। ग्राही और दाता के बीच में बनने वाला ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड कहलाता है? उपसहसंयोजक आबंध कहलाता है। कौन सा आबंध कहलाता है? उपसहसंयोजक आबंध कहलाता है। ठीक है, समझ गए? अपन उसके बाद देख लेते हैं। हम फिर बात करें, उपसहसंयोजक अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब अपन बात कर लेते हैं वास्तव में हमारे पास में यौगिक किस टाइप के होते हैं, यौगिक किस प्रकार के होते हैं। फिर अपन बात कर लेते हैं कंपाउंड की। तो देखिए, कंपाउंड जो भी यौगिक है उसको कितने भाग में बांटा जा सकता है? कंपाउंड है यानी यौगिक। कंपाउंड क्या है? यौगिक। यौगिक है वो किस प्रकार का हो सकता है? एक तो आपका होता है सिंपल अपन मान लेते हैं सिंपल कंपाउंड होता है, ठीक है। और दूसरा होता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कौन सा होता है? कोऑर्डिनेट कंपाउंड। सिंपल कंपाउंड एक तो होता है साधारण यौगिक, दूसरा होता है उपसहसंयोजक कंपाउंड, ठीक है। कौन सा होता है? एक तो होता है साधारण यौगिक, दूसरा होता है उपसहसंयोजक यौगिक। साधारणतः अपन बात कर रहे हैं बिल्कुल ही सिंपली लेवल पे। तो साधारण यौगिक कौन सा होता है? देखो ध्यान से देख लेना, हम कुछ एग्जांपल्स लिख रहे हैं, उनमें साधारण कौन सा है और दूसरा कौन सा है। जैसे NaCl लिखा, ZnSO4 लिखा, CuCl2 लिखा, ZnCl2 लिखा, CaSO4 लिखा, CuSO4 लिखा, K2SO4 Al2SO4 की होल थ्राइस, सॉरी Al2SO4 की होल थ्राइस डॉट 24 H2O, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स लिखे, K4 FeCN6। तो इन सभी की बात कर लेते हैं। कंपाउंड्स क्या है? साधारण यौगिक यानी यौगिक कौन से होते हैं? 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनने वाले क्या कहलाते हैं? यानी अणु कहलाते हैं। और अणु आपस में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक देखो ये है, इन सभी को अपन जल के अंदर मिक्स करें। किसके अंदर? इन वाटर। वाटर यानी कि जल के अंदर मिक्स करें। जल के अंदर मिक्स करने पर ये अपने अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। किसमें हो जाते हैं? अपने अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। इसकी बात करें तो NaCl किस किस में विभक्त होगा? NaCl है वो विभक्त होगा Na प्लस Cl माइनस में। किसमें होगा? Na प्लस और Cl माइनस में। ZnSO4 है वो Zn2 प्लस SO4 2 माइनस में, Cu2 प्लस प्लस Cl माइनस में, ठीक है। इसी प्रकार Zn2 प्लस Cl माइनस, Ca2 प्लस SO4 2 माइनस, Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस, ठीक है। ये इनके क्या जाते हैं? बैलेंस, यानी ये अपने अपने कंपाउंड्स
जब किसी भी यौगिक को जल के अंदर डिजोल्व करेंगे तो अपने अपने आयनों में वक्त होकर उनका टेस्ट दे देता है। ये सारे के सारे रासायनिक परीक्षण देते हैं। इसकी बात करें, ये है, इसको अपन बात करें तो किस क्या क्या बना है, K+ का टेस्ट देगा, SO4 का टेस्ट देगा, Al3+ का टेस्ट देगा। इसके बाद में वाटर के अंदर तो डिजोल्व है ही, कि ये कौन सा वाटर होता है, क्रिस्टलीकृत जल होता है। कौन सा होता है, क्रिस्टलीकृत जल होता है। ठीक है, तो K+, SO4 Al3+ ये इसके अंदर उपस्थित होते हैं। अब देखो अपन इसकी बात करें तो ये है, इसको जब जल में घोला जाता है तो इसमें कौन कौन से आयन बनने की संभावना रहती है, K+, FeCN6 तो ये जो बनता है ये 2 कंपाउंड्स में विभक्त रहता है। तो अपन इसके आधार पर देख सकते हैं कि कंपाउंड्स हैं जो यौगिक होते हैं वो साधारण हो सकते हैं। साधारण यौगिक जिसमें एक धनायन और एक ऋणायन उपस्थित होते हैं साधारण यौगिक कहलाते हैं, और जिसमें एक से अधिक धनायन और एक प्रकार का ऋणायन उपस्थित होता है वो कौन से होते हैं, डबल कंपाउंड हो सकते हैं, द्विक यौगिक हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, वे यौगिक जिन्हें जल में घोलने पर वे पूरी तरह से आयनित नहीं होते, उनमें कॉम्प्लेक्स धनायन या कॉम्प्लेक्स ऋणायन यानी संकुल धनायन या संकुल ऋणायन उपस्थित हो सकते हैं, या दोनों के दोनों उपस्थित हो सकते हैं। ये रासायनिक परीक्षण सामान्यतः केवल साधारण धनायन या साधारण ऋणायन का देते हैं, साथ में संकुल आयन का परीक्षण देते हैं। किसका देते हैं, संकुल आयन का परीक्षण देते हैं। अब अपन देख लेते हैं योगात्मक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। योगात्मक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, किसकी बात करें, योगात्मक यौगिक की। अपन योगात्मक यौगिक की बात करें तो कितने टाइप्स के हो सकते हैं, कितने टाइप के होंगे, चलो देख लेते हैं। अपन बात कर लेते हैं योगात्मक यौगिक की। किसकी बात करें, योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक में सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सिंपल कंपाउंड। सिंपल कंपाउंड को अपन क्या कहते हैं, साधारण यौगिक। क्या कहते हैं, साधारण यौगिक। साधारण यौगिक क्या होते हैं, जिसमें धनायन तथा ऋणायन का अनुपात 1:1 होता है, जिसमें धनायन तथा ऋणायन का अनुपात 1:1 होता है, तथा ये अपने अपने आयनों का रासायनिक परीक्षण देते हैं। क्या करते हैं, ये अपने अपने आयनों का रासायनिक परीक्षण देते हैं। क्या कहलाते हैं, साधारण यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल, जल के अंदर नमक को घोला जाता है तो ये Na+ तथा Cl- में विभक्त हो जाता है। CuSO4 को मिलाया जाता है तो Cu2+ SO4 में डिवाइडेड हो जाता है। ठीक है, तो जल के अंदर मिलाने पर ये अपने अपने आयनों का परीक्षण दे देते हैं। फिर आता है डबल साल्ट। डबल साल्ट को द्विक लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं। द्विक लवण क्या है, जिनमें धनायन तथा ऋणायन का अनुपात 1:1 नहीं होता। ध्यान रखना, 1:1 नहीं होता। इसमें धनायन 2 होते हैं तथा ऋणायन 1 होता है। धनायन की संख्या 2 तथा ऋणायन 1 ही प्रकार का होता है। ये रासायनिक परीक्षण देते हैं। ये क्या करते हैं, जब इन्हें जल में मिलाया जाता है तो ये रासायनिक परीक्षण देते हैं। क्या करते हैं, रासायनिक परीक्षण देते हैं। इन्हें जब जल में मिलाया जाता है तो ये रासायनिक परीक्षण देते हैं, अपने अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, डबल साल्ट कहलाते हैं। डबल साल्ट देखो, एक तो आपके हैं फिटकरी, जिसे पोटास एलम कहते हैं। क्या कहते हैं, फिटकरी, पोटास एलम। पोटास एलम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K2SO4 Al2SO4 की होल थ्राइस डॉट 24H2O। ठीक है, जब इसको जल में डाला जाएगा तो इसके आयन क्या बनते हैं, K+Al3+ प्लस में SO4 ठीक है, ये इसके आयन्स बनते हैं और इनका सभी का ये टेस्ट देता है, सभी का टेस्ट देता है। दूसरा आता है इसका मोहर लवण। क्या आता है, मोहर लवण।
मोहर लवण, या इसका अपन इंग्लिश नेम देखें यानी जो केमिकल फॉर्मूला है फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या नाम है इसका? फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट को किस प्रकार लिखा जाता है? FeSO4.NH4 की होल ट्वाइस SO4.6H2O। डॉट क्या जाएगा? 6H2O। ये क्या कहलाता है? फेरस अमोनियम सल्फेट। इसको जब विभाजित किया जाता है, क्या किया जाता है? विभाजित जल में डालेंगे तो कौन कौन से आयन बनते हैं? Fe2+NH4+ प्लस में SO4 तो आपके सामने देखो सिंपल कंपाउंड में एक प्रकार का धनायन और एक ही प्रकार का ऋणायन उपस्थित होता है। जब इन्हें मिलाया जाता है जल के अंदर तो ये अपने अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, और जब इनका रासायनिक परीक्षण किया जाता है तो ये अपने अपने आयनों का रासायनिक परीक्षण दे देते हैं। फिर आता है डबल साल्ट। डबल साल्ट के द्विक लवण में धनायन की संख्या होती है वो अलग अलग होती है, और कितने होते हैं? 2। एक से अधिक प्रकार के 2 धनायन और एक ही प्रकार का ऋणायन आपस में मिलकर द्विक लवण का निर्माण करते हैं। ये इन्हें जब जल में मिलाया जाता है तो ये अपने अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं और ये अपना रासायनिक परीक्षण देते हैं। क्या करते हैं? रासायनिक परीक्षण देते हैं। जैसे फिटकरी क्या होता है? पोटास एलम जल का शुद्धिकरण करने के लिए सामान्यतः काम में लिया जाता है। K2SO4.Al2SO4 की होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये जो जल जुड़ा हुआ है ये क्रिस्टलीकृत जल है। ठीक है, देखो K जो है पोटेशियम प्लस में होगा, SO4 2- होगा, सल्फेट एल्यूमिनियम +3। इसी प्रकार फेरस अमोनियम सल्फेट मोहर साल्ट जिसे कहते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट FAS याद कर लेना अभी क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल में रहेगा। FeSO4 है, फेरस अमोनियम सल्फेट है, इसको जल में डालते हैं तो Fe2+NH4+ और SO4 का के आयनों में विभक्त हो जाता है, इन सभी का परीक्षण देता है। उसके बाद में आता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या आता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, संकुल यौगिक। क्या आता है? संकुल यौगिक। फिर आता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है संकुल यौगिक। कॉम्प्लेक्स होता है संकुल। अब देखो बेटा जी ध्यान से देखना कॉम्प्लेक्स क्या होता है। यदि कोई भी जो यौगिक है वो जल में डालने पर पूर्ण रूप से अपने आयनों में विभक्त नहीं होता तो वह कॉम्प्लेक्स आयन कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स आयन कहलाता है। ठीक है, अपन कॉम्प्लेक्स आयन की बात कर लेते हैं। अब देखो हमारे पास में उपस्थित है, क्या परिभाषा बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखो, आपने पढ़ा K फॉर FeCN6। इसको अपन तोड़ने की कोशिश करेंगे K प्लस में FeCN6। ठीक है, ये क्या है? साधारण धनायन है। और ये क्या है? कॉम्प्लेक्स। और कौन सा है? ऋणायन। क्या है? कॉम्प्लेक्स ऋणायन। इसे जल में डाला जाता है तो साधारण धनायन और कॉम्प्लेक्स ऋणायन में विभाजित हो जाता है। देखो बेटा जी, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये कभी भी किसका टेस्ट नहीं देता? Fe2+ और Cn- का टेस्ट नहीं देता। किसका नहीं देता? Fe2+ और Cn- का टेस्ट नहीं देता। जो टेस्ट नहीं देता तो ये मतलब ये मान लेते हैं कि ये सारे के सारे यौगिक क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। क्या होते हैं? स्थायी। ये किस किस से बनाए जा सकते हैं? क्या क्या उपस्थित होता है इन स्थायी यौगिकों में? इन स्थायी यौगिकों में साधारण धनायन प्लस में कॉम्प्लेक्स ऋणायन हो सकता है। एक टाइप ये हो सकता है। दूसरा टाइप इसमें हो सकता है कॉम्प्लेक्स धनायनों साथ में क्या उपस्थित हो? साधारण ऋणायन उपस्थित हो।
क्या उपस्थित हो, साधारण ऋणायन। या क्या उपस्थित हो सकता है, कॉम्प्लेक्स का ऋणायन उपस्थित हो, साथ में ही क्या उपस्थित हो, कॉम्प्लेक्स का धनायन उपस्थित हो। कॉम्प्लेक्स यानी साधारण धनायन, कॉम्प्लेक्स ऋणायन, कॉम्प्लेक्स धनायन, साधारण ऋणायन, कॉम्प्लेक्स ऋणायन और साधारण धनायन उपस्थित हो सकता है। तो अपन इनके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, छोटे छोटे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल तो देख ही लिया, साधारण धनायन और साधारण ऋणायन वाला। सबसे पहला जो एग्जांपल लिखा था ये वाला एग्जांपल है K4FeCN6। इसके अंदर साधारण धनायन और कॉम्प्लेक्स ऋणायन उपस्थित होता है। ठीक है, क्या उपस्थित होता है, साधारण धनायन और कॉम्प्लेक्स ऋणायन। फिर बात कर लेते हैं, देखो मेरे पास उपस्थित है CuNH3 की होल 6 Cl2। इसके अंदर इसको जब डिवाइडेशन करेंगे तो बनेगा CuNH3, यानी ये टूटेगा तो 2 प्लस प्लस में क्या आएगा, Cl माइनस। इसमें ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ये साधारण हो गया। उसके बाद बात करें इसकी तो PtNH3 की होल 4 PtCl4। ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है। दोनों ही कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव और कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है। तो इसके आधार पर डेफिनेशंस क्या बन सकती है संकुल यौगिक की, क्या डेफिनेशन बन सकती है संकुल यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्या डेफिनेशन बन सकती है, तो यहां से अपन डेफिनेशन बनाते हैं किसकी, उपसंयोजक यौगिक की। किसकी डेफिनेशन बनाते हैं, उपसंयोजक यौगिक की डेफिनेशन बनाएं। वे यौगिक जिनमें वे यौगिक जिनमें अणु परमाणु या आयन केंद्रीय धातु के साथ उपसंयोजक आबंध बनाते हैं, उपसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं, उपसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। जैसे K4FeCN6, इसमें Cn ने Fe के साथ में उपसंयोजक आबंध बनाया है। किसने किसके साथ बनाया है, Cn ने Fe के साथ उपसंयोजक आबंध बनाया है। ठीक है, इसके बाद अपन क्या टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे उपसंयोजक यौगिकों की शब्दावली। उपसंयोजक यौगिकों की शब्दावली ये पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।